अब सवाल ले लें लोगों से। बिल्कुल लोगों की एक सवाल ले ले, माइक दे, सवाल ले ले, माइक आप जरा नौजवान सर, नौजवान से पहले नौजवान। राहुल रहमान है सर। आपकी पूरी जितना भी ये सेशन था माशाल्लाह, आपका ज़्यादातर फोकस जो था आइन और लॉ की ऑब्लिगेशंस वगैरह पे था। मेरा सवाल ये कि आप क्या समझते हैं अपने पूरे तजुर्बे में कि इस वक्त ये जितनी भी आवाम बैठी हुई है, इनमें से आइन के बारे में कितनी अवेयरनेस है इन्हें? देखिए मेरे प्यारे भाई, कंटिन्यू सर, इसमें मैं एड ऑन कर एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल एजुकेशन के हवाले से जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने बार्ड लगाया कि जी 100 से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो सकते, तो उसमें खुद ही वो जजमेंट में कहते हैं कि राइट टू जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंसाफ मिले, आप इंसाफ के बारे में तालीम भी हासिल करें। तो 100 का बार्ड लगाने के बाद बाकी स्टूडेंट्स का जो आपने जो सवाल जो है ना, आपने कहा है कि इन लोगों को आइन का कितना पता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी तमाम जिंदगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद में गुजर गई है। मैंने कराची प्रेस क्लब का सबसे पहले जिक्र किया, उसका प्रेसिडेंट इधर बैठा हुआ है। ठीक है, और कराची प्रेस क्लब की एक पूरी तारीख है, यहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर बैठे हुए हैं। एक मेरी बात याद रखना, पाकिस्तान के अवाम को कभी बेवकूफ मत समझना। पाकिस्तान के अवाम जो है ना, वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड सियासतदानों से ज़्यादा समझदार है। और जो इल्म होता है ना, इल्म और बसीरत, ये गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों से नहीं आती। एक आम आदमी जो अनपढ़ है, जो अपना नाम नहीं लिख सकता, उससे भी कभी आप बात करें ना दूर दराज इलाकों में जाके, तो वो भी आपके साथ बड़ी बड़ी अकल की और फहम की बातें करता है। एक सपेरा जो बीन बजाता है, एक ढोल वाला जो ढोल बजाता है, किसी मज़ार पे नाच रहा होता है, उससे भी जब आप बात करेंगे वो भी आपको बड़ी अकल की बातें बताएगा। तो इनको अच्छी तरह पता है कि मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कुछ बातें खुल के कर रहा हूँ, कुछ खुल के नहीं कर रहा। तो जो मैं खुल के कर रहा हूँ वो तो इनको समझ आ ही रही है, जो मैं खुल के नहीं ना कर रहा वो भी इनको समझ आ रही है कि खुल के नहीं कर रहा। इनको ये भी पता है खुल के क्यों नहीं कर रहा, ये भी पता है। इनको बेवकूफ़ मत समझो, बस इनको इनके हकूक दे दो, ये पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। सर अभी मेरा सवाल गौर से सुन लो। मेरा नाम महेश कुमार है, आपका नाम हामिद मीर है। मैं पाकिस्तान का उतना ही वफादार हूँ जितना आप है। आपने कायदे आज़म की बात की, असूलों की बात की। आपने कहा कि जो है ना, ट्रेतर के आइन पे को पढ़ो, उसको समझो, आइन पे करो। ये ट्रेतर का आइन मुझे महेश कुमार को 2 नंबर का शहरी समझता है, मैं कैसे उसको उस पे करूं? देखो उस पे आप इस पे करो, ये बड़ा मसला है। आपका सवाल है ना, मुझे सवाल समझ आ गया, मुझे उसका प्लीज जवाब देने दें। मैंने कहा ना 73 के आइन को बेहतर बनाने की जरूरत है महेश कुमार साहब, ठीक है ना। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए, और मैंने ये भी कहा कि हम उसी वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे जब पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। ये मैं क्यों कहता हूं, जब कायदे आज़म जिंदा थे, नौजवानों सुन लो, तो कायदे आज़म ने पाकिस्तान का जो पहला वजीर कानून बनाया था, उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, हिंदू था। और उसके पास सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री नहीं थी, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उसके पास थी। पाकिस्तान का पहला वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू था। तो अगर पाकिस्तान के कानून की बागडोर कायदे आज़म ने एक गैर मुस्लिम को दे दी, हिंदू को दे दी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बराबर है। तो अगर मेरे भाई महेश कुमार को कोई अभी भी समझते हैं कि इस आइन को बेहतर बनाने की गुंजाइश है, और वही आप समझते हैं कि उनको इक्वलिटी नहीं मिल रही, बराबरी नहीं मिल रही, तो इनके जो नुमाइंदे हैं गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, मैं उनको अकलियत वाला नहीं कहता, ना ही मैं उनको माइनॉरिटी कहता हूँ, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है, एक मुसलमान पाकिस्तानी है और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है। वो जो नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और जो मुसलमान नुमाइंदे हैं उनको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए असम्बली में। और पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरियत की और आइन की बात करती हैं, ख़ास तौर पे 3 बड़ी पार्टियां, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनको आइन में कानून साजी करनी चाहिए कि जिससे कि महेश कुमार का शिकवा दूर हो जाए। अगर कायदे आज़म की ज़िंदगी में
एक हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून बन सकता है, तो शहबाज शरीफ के दौर में कोई हिंदू पाकिस्तान का वजीर कानून क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सर मेरा सवाल ये है कि आपने सेशन में बंगाल की बात की कि बंगाल जो है जो टूट गया है वो जर्नैलों की वजह से गया है। हमारी सिलेबस देखा जाए 9th 10th एंटर, हत्ता हम जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हमें यही कहा जाता है कि ये जो बंगाल टूट गया है ये भुट्टो की वजह से गया है। भुट्टो अपना हुकूमत बचाना चाहते हैं, इस पर आपका क्या कमेंट है? देखो, पहले बात तो ये याद रखो कि आप हिस्ट्री पढ़ें। आपकी जो कॉलेज और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। अब पहले अफसा कोमल ने मुझे ईस्ट पाकिस्तान का सवाल किया, अब आप कर रहे हैं। देखो, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री वो ये बताती है कि पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज़ में पहली आवाज़ सिंधियों ने मिलाई। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 में किधर बनी? ढाका में बनी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी। मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत कहां पे आई? बंगाल में 1937 में। कौन बना यूनाइटेड बंगाल का वजीर आजम? कौन बना? ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन ए.के. फजलुल हक ने पेश की और सिंध असम्बली पाकिस्तान की पहली असम्बली थी जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की। तो पाकिस्तान की तहरीक का आगाज बंगालियों ने किया, उनको सबसे पहली सपोर्ट सिंध ने दी और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और पाकिस्तान तोड़ के कहा, ओ हो बंगाली बड़े गद्दार थे। ओ भाई, अगर बंगाली गद्दार थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनाई? उन्होंने, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है, फजलुल हक साहब के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं उनके खिलाफ इतनी गंदी साजिश हुई कि अगर आप उनकी किताब पढ़े ना, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह साहब ने जो उनकी किताब, उनकी बायोग्राफी लिखी, आपको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक आदमी जो कि जिसने 1946 में करारदाद दिल्ली पेश की और कहा कि जी 23 मार्च 1940 को आपने सिर्फ ये जो पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान इनका मुल्क बनाने की बात की थी, तो अब आप बंगाल को भी इसमें शामिल करें। बंगालियों ने खुद अपने आप को शामिल किया पाकिस्तान में। उस लीडर को जो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान में शामिल है, वो जब माइग्रेट, क्योंकि वो ढाका से, वो कलकत्ता से इलेक्ट हुए थे, वो कलकत्ता के मेयर थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में रह गई। जब वो पाकिस्तान आए तो उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया, वापस चले जाओ यहाँ से, इसलिए कि आप गद्दार हैं। लिहाजा वो मुस्लिम लीग छोड़ी, उन्होंने अवामी लीग बनाई। वो जो अवामी लीग थी, जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है, ये अवामी लीग हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने बनाई थी और शेख मुजीबुर रहमान हुसैन शहीद सोहरवर्दी का वर्कर था। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आपने उनको गद्दार करार देके पाकिस्तान से अलहदा कर दिया और आज जब आपके पास कोई दलील नहीं आती तो आप कहते हैं वो बंगाली गद्दार थे। इसलिए बंगाली बिल्कुल गद्दार नहीं थे, पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया था। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। हेलो सवाल मुख्तसर रखिएगा प्लीज। एक मिनट, ये आपने अच्छा सवाल किया। अंकल मैं सवाल एक मिनट बेटा भाई, वो भी एक अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूं। देखिए ना, अभी हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज की, तो अली वजीर पाकिस्तान की कौमी असम्बली का एक इलेक्टेड मेंबर है। जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को उसके वोट की ज़रूरत होती है, उसको कराची की जेल से निकाल के इस्लामाबाद ले जाया जाता है, वोट डलवाया जाता है, फिर वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन बजट सेशन में जब कौमी असम्बली का स्पीकर उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है तो उसको इस्लामाबाद नहीं ले जाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसों में उसकी ज़मानत कर दी, सिंध हाई कोर्ट ने तमाम केसों में उसकी ज़मानत कर दी। जब तमाम केसों में ज़मानत हो गई तो अचानक खैबर पख्तूनख्वा में उन पर एक और केस दर्ज होता है और अचानक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को याद आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मुकदमा कायम हो गया, तो होम डिपार्टमेंट जो है सिंध का, वो कहता है हमने इसको रिलीज नहीं करना। तो अली वजीर के मसले पे
सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत एक पेज पे है। आपने जो कह दिया काफी है, लेकिन अली वजीर का जेल में होना पाकिस्तान में जमहूरियत के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है, जन्नाटेदार तमाचा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम तलहा सलीम है और मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ यूथ पार्लियामेंट का। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप कराची तशरीफ़ लेकर आए और ये मेरी ज़िंदगी का पहला लम्हा है जिस वक्त मैं आपके इस इतने करीब खड़ा हूँ। और सर इस शहर के अंदर जिस वक्त हम मौजूद हैं, इस शहर ने लास्ट इलेक्शंस में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखी। तो सर मेरा सवाल आपसे बहुत क्लियर है, क्या वाकई 22 करोड़ आवाम पर एक जर्नैल भारी है? काइंडली सर इस चीज का मुझे जवाब दे दें। 29 नवंबर से पहले तो यही सूरत हाल थी, ठीक है। अब 29 नवंबर के बाद हम यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है उसकी पाबंदी की जाएगी और कोई जर्नैल जो है वो अपने आप को आइन से ज़्यादा ताकतवर नहीं समझेगा। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जमहूरियत पसंदी का मुजाहरा करें और कम से कम पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत ले आए ना। जब तक वो तबका जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा तबका, जब तक इस तबके के लोग पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप इस तबके के पास नहीं आएगी जो पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है, तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि कोई जर्नैल जो है वो 22 करोड़ अवाम पे उसी वक्त हावी होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है वो व्हीलिंग डीलिंग करती है, सौदेबाजियां करती है। तो सियासतदान सौदेबाजियां छोड़ दें, आइन की पाबंदी करें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह जरूर होंगे। क्विकली आप सिर्फ आखिरी सवाल एक करेक्शन है जरूर अगर आप कर दें मीर साहब, आपको यकीन है या आपको उम्मीद है कि 29 नवंबर के बाद मामलात मुख्तलिफ होंगे? नहीं, मुझे इसका बहुत यकीन है कि क्योंकि 29 नवंबर के बाद जो मूनस लाई साहब ने एक इंकशाफ किया है उसकी वजह से कुछ सवालात पैदा हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी राय में 29 नवंबर से पहले भी इदारा जो है उसकी मुदाखलत के कोई सबूत नज़र नहीं आ रहे थे। इदारे के सरबराह के बारे में मूनस लाई साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उनकी तरदीद नहीं हुई अभी तक। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 29 नवंबर के बाद सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी और जो माजी में गलतियां की गई हैं, एक हुकूमत उसको मुसल्लत किया गया। और जैसा कि एक नौजवान ने कहा कि 2018 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई थी और ये बिल्कुल की गई थी और ये हकीकत है, इसलिए पिछली हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत कहा जाता था। मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा, आइन की पाबंदी होगी, पाकिस्तान के इदारे सियासत से दूर रहेंगे और सियासत सिर्फ सियासतदानों पर छोड़ दी जाएगी। सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आप बहुत क्विक सवाल कीजिएगा, वक्त खत्म है, मजीद हो नहीं पाएगी बात, आप प्लीज जी। हो, मैं उम्मीद का इजहार कर रहा हूं, हो जाएगी। अच्छा, इसका तो जवाब बड़ा वाज़ेह है लेकिन बड़ा तल्ख है और मैं अपने भाई और दोस्त अहमद शाह साहब जो है उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन अब क्योंकि सवाल कर दिया आपने, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा है। आपने कहा इमरान खान, समझ आ गई मुझे, और दूसरे साहब का आपने नाम नहीं लिया। अच्छा, तो वो अकेले तो नहीं है भाई, अली वजीर भी है ना, ठीक है, मंजूर पश्तीन भी है ना, ओके ओके सबका, और बहुत से बलोच सियासतदान भी हैं, ठीक है। तो क्या मसला है? डोमिसाइल का मसला है।
इसलिए अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो वो मेरी बात मुझे गलत साबित करे, और मुझे गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के साथ बराबरी का सलूक करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सियासतदान जिसका डोमिसाइल पंजाब का है वो आपको जो मर्जी कहे तो वो आपका फिर भी लाडला रहे, और जो सियासतदान जो है उनका डोमिसाइल दूसरे सूबों का है उनकी छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के आप उन पर पाबंदियां लगा दें। ये इम्तियाजी सलूक बंद होना चाहिए। बस खत्म वक्त खत्म हो गया जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मजबूरी है जी, अब वक्त खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने बहुत सब्र से एक तो बातें सुनी और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर तमाम हाजरीन को देखकर, जिस किस्म के सवालात किए गए। ख़ास तौर पे शाह साहब ने जाते जाते जो मुस्तकबिल के हवाले से हम पे जोर दिया, एक बार फिर से मैं कंक्लूड इस पे करूँगी कि हामिद मीर साहब के ख्याल में मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती और गैर सियासी रहने के हवाले से ही है। मेरी दुआ है कि आइंदा भी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती रहे और हम इस मौजूद के ऊपर बात करते रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।